सुन रहे हो? साइकोलॉजिया करके, उसमें आज भी है वो ऐप मेरे पास। मैं हूं, एक डॉक्टर लकी आहूजा मेरे साथ है, और एक आपने फर्स्ट ग्रेड किस किसने दिया था पिछली बार? हाथ खड़ा करें। लास्ट ईयर किसने फर्स्ट ग्रेड दिया? किसी ने नहीं दिया? तो फिर तो आप जानते भी नहीं होंगे। एक कलाम में पढ़ाते हैं मिस्टर एस एस यादव, प्रिंसिपल है वो, तो वो भी मेरे साथ ही है। तो उनकी क्लासेस भी आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे। वो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार साइकोलॉजी में काफी बूम है ना, बहुत से लोग अपने इस आधार पे आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि चैनल पे ये चीज बच्चों को फ्री दें। पर ऐसा कुछ सिस्टम भी होगा कि जिसमें जिन्होंने ऐप लिया है उनको फ्री देंगे। कोई भी सूचना है तो वो चैनल पे मिलेगी आपको। कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो ऐप पे मिलेंगी, कुछ ऐसी हैं जो चैनल पे मिलेंगी। दूसरा, आप जो आधार में आए हैं उनके लिए मैं एक चीज और करूंगा। जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा आपको ऑनलाइन वाला फ्री देंगे, क्योंकि आपने फीस दे दी यहाँ पे ऑफलाइन की, तो आपको ऑनलाइन फ्री दे देंगे ताकि फिर आप परीक्षा तक उसको आराम से पढ़ो। ठीक है? और तीसरी बात जो बहुत खास, वो मेरा प्लान है एक लाइव क्लासेस का। आप सुन रहे हो मेरी बात? तो लाइव क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, वो तब करेंगे जब हमको बच्चों को पकड़ के नहीं लाना पड़े, जब बच्चों को हमको भेजना पड़े तुम जाओ यार, भर गया बैच, भर गया। ये होने वाला है। तो जैसे ये हो जाएगा हम लाइव क्लास चलाएंगे। क्लास में बच्चों को भी आप देखोगे, और बहुत ही मैं समझता हूं कि वो एक इंडिया की बेहतरीन क्वालिटी वाली क्लासेस होंगी। उसमें भी आपको फ्री शामिल करेंगे। तो आप जब भी जहां भी होंगे अपने घर में, वहां से आप हमें बात करेंगे, हमसे कमेंट के जरिए। और लाइव क्लासेस भी जिन लोगों ने हमारा ऐप ले लिया उनको फ्री देंगे। तो ये 3 अच्छी बातें हैं। ठीक है? ओके, चलिए साहब, तो शुरू करें। और देखो, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, कभी भी। अभी आपने सुना ना वो 2000 और 1000, दरअसल 2000 1000 की स्वीकृति तो अभी दी है ना? और किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, रहता भी नहीं है। पहले तो पता ही नहीं होता था, ऐसा भी होता है कि आजकल तो चूंकि मीडिया और सब अंदर की खबरें रखते हैं, इसलिए एक हलचल होती है ना, वहां से सचिवालय की कोई हलचल है तो तुरंत आ जाती है साहब कि साहब 2000 प्लस 1000 3000 की स्वीकृति दी है सरकार ने, क्या कर रही है सरकार? तो वास्तव में इससे पहले भी बहुत सी पोस्ट सैंक्शन है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आने वाले वीक में 20 तारीख के आसपास हमको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मिला के 15,000 से ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अच्छी बात यह है कि आचार संहिता लग रही है, इसलिए परीक्षा हाथों हाथ नहीं होगी। परीक्षा होगी अपनी मे बी अप्रैल, मई, जून या जुलाई में। तो आप इसको आखिरी चांस मान के चलो, आखिरी चांस। जो पहली बार दे रहे हैं वो भी आखिरी चांस माने, और जो दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं वो तो आखिरी चांस माने इसको। ठीक है? और एक चीज आपको और बताऊं, मुझे लगता है कि जितनी हायर लेवल की एग्जाम है वो उतनी आसान होती है, उतनी आसान है वो, नीचे वाली ज्यादा मुश्किल होती है। ठीक है? तो उसमें बहुत चांस होते हैं, बहुत चांस होते हैं। और इतना आसान है, मैं आपको बताऊं कि आपको 100 में से 100 तो लाना ही नहीं है। 60% में ही काम हो रहा है, 55 में ही हो रहा है, 50 में ही हो रहा है, तो और क्या चाहिए? चलिए, पर पढ़ना तो पड़ेगा, अच्छे लोगों से जुड़ना भी पड़ेगा, तभी तो सफलताएं मिलेंगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे बच्चों, ये तो आपको दिखाने वाले हैं हम अभी। चलिए, सुपर ईगो किसकी बात कर रहे थे? सुपर ईगो के बारे में पहली बात हमको ध्यान रखनी है, सुपर ईगो में खुद की खुशी या दूसरों की? तो जहां भी दूसरों की खुशी होती है उसको बोलते हैं नैतिकता। क्या बोलते हैं? तो पहली बात, इसमें नैतिकता और सामाजिकता की प्रवृत्ति होती है। दूसरी बात, सुपर ईगो में कौन सा सिद्धांत है? आदर्शवाद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइडियलिज्म। ईगो में कौन सा इज्म था? ईगो में रियलिज्म। और इड में हेडोनिज्म। इड में हेडोनिज्म। आप जो नए बच्चे हैं, इससे पहले मैं जो करा चुका हूं कोहलबर्ग वगैरह, तो आप चैनल पे देखना, आपको मजा आएगा। फिर चैनल पे देखने के बाद फिर आप हमसे कांटेक्ट करना, हम आपको बाकी चीजें भी दिलवा देंगे यहां से जो पहले अब तक गया है। अब तक 25 से 30 क्लासेस हो चुकी है मेरी, तो वो आपने मिस कर दी, पर आपके लिए वो अरेंजमेंट हो जाएगा, आपको वो क्लासेस मिलेंगी वापस। ओके, फिर अगली बात, एंजिलेमैन। कौन सा? एंजिलेमैन किसको बोलेंगे? सुपर ईगो को। और मैन ए मैन किसको बोलेंगे? ईगो को। और डेविल इन ए मैन किसको बोलेंगे? इंसान में शैतान किसको बोलेंगे? इड को। इंसान में फरिश्ता किसको बोलेंगे? व्यक्ति में देवत्व किसको बोलेंगे? ओके, उसके बाद फिर अगली बात, चलिए देवी वगैरह तो क्लियर है ही। एक खास बात, सुपर ईगो का विकास कौन सी अवस्था के अंत में होगा? लैंगिक अवस्था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेलिक स्टेज। ये क्या है हम पढ़ने वाले हैं। ईगो का विकास कौन सी अवस्था के अंत में?
मुख्य अवस्था, इंग्लिश में ओरल स्टेज, इंग्लिश में ओरल स्टेज। और इड का विकास कौन सी अवस्था? जन्म से पहले। इड का विकास जन्म पूर्व अवस्था में ही हो जाता है। ओके, क्लियर। अब दो बेहद खास बातें। क्या क्या है दो बेहद खास? लिखिए। एक तो सुपर ईगो, ये परीक्षा में जब भी आया होश उड़े। सुपर ईगो के फ्रॉइड ने दो भाग बताए। सुपर ईगो के फ्रॉइड ने दो भाग बताए। आप कोई बता सकता है? एनीबडी? चलिए, कितने भाग बताए? दो। पहला आदर्श अहम, दो भाग बताए। पहला है आदर्श अहम, इंग्लिश में लिखना है ईगो आइडल। इसलिए गलत हुआ कि साहब यहां ईगो शब्द है तो लोग बाग समझे कि ये ईगो की बात है, जबकि सुपर ईगो की बात है। दो भाग है, पहला है आदर्श अहम ईगो आइडल, एक लाइन छोड़ देना। और दूसरा है अंतरात्मा, अंतःकरण, और क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश हिंदी में? सेल्फ कंसंस। नाम सुना? सेल्फ कंसंस नहीं सुना? चलिए, अंतःकरण। इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ कंसंस। ये सब सुना है? सेल्फ कंसंस। एक लाइन छोड़ के लिखना था। सुपर ईगो के दो भाग हैं, आ चुके हैं परीक्षा में प्रश्न। सुपर ईगो के कितने भाग? दो भाग। बोलिए। पहला आदर्श अहम, इंग्लिश में ईगो आइडल, और दूसरा अंतःकरण, सेल्फ कंसंस बोलते हैं इसको। कई बार हम बोलते हैं कंसियसनेस अलग है, कंसियस नहीं है। कंसियस तो कंसियस, ये कंसंस है, वो तो आपका चेतन है ना, कॉन्सियस माइंड। ये कॉन्सियस नहीं है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है। ये कंसंस है, कंसाइंस बोलते हैं कई बार आपने ऐसा सुना, मेरे कॉन्सियस अलाउ कौन करे साहब, ऐसा बोलते हैं ना। ओके, वो इसी को बोलते हैं। तो देखो क्या है लिखा दोनों, अब ध्यान दें। ईगो आइडल यानी हम सब में, सुन रहे हैं ना, जब से सुपर ईगो डेवलप होता है, और निश्चित रूप से सुपर ईगो 5-6 साल की उम्र में हम सब में आ जाता है, दूसरों के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरों के का ख्याल रखना की नैतिकता आनी शुरू हो जाती है। तो एक तो हमारा सुपर ईगो हमको यह बोलता है कि साहब हम ऐसे काम करें जो एक खुद के लिए, मतलब खुद को एक आदर्श बना दे, खुद को क्या बना दे? आदर्श बना दे। तो अहम आदर्श में तमाम वो काम हैं जो एक इंसान को आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं। किसके रूप में? आदर्श के रूप में। इसलिए इसको फ्राइड ने बोला है डूज। क्या बोला है? डूज, मतलब ये करो। इसको फ्राइड ने बोला है यह करो। क्या बोला है? यह करो, यानी क्या करना चाहिए एक आदर्श के रूप में हमको, वो सारी बातें हमको बताता है ईगो आइडल। कौन बताता है? और ईगो आइडल ईगो में नहीं है, ईगो का भाग नहीं है, बल्कि सुपर ईगो का भाग है। किसका भाग है? सुपर ईगो। तो इसलिए यह करो सुपर ईगो का काम है, और यह ना करो भी है। सेल्फ कंसर्न्स क्या करता है? सेल्फ कंसर्न्स गिल्ट वाली फीलिंग देता है। कौन सी फीलिंग देता है? गिल्ट का मतलब समझते हो? यार मुझे गिल्टी फील हो रहा है, यार मेरा मन नहीं मांगता, मेरी अंतरात्मा नहीं मांगती, मैं नहीं कर सकता, मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो मैं कोई भी काम हमने करने की सोची या कर दिया, सुन रहे हो ना, उसके लिए फिर ग्लानि फील होती है। क्या फील होती है? ग्लानि, गिल्ट। इसका मतलब वो तमाम काम कैसे होते हैं? करने वाले की ना करने वाले? ना करने वाले। इसके लिए फ्राइड ने बोला है डोंट्स। क्या बोला है? डोंट्स। धर्माराम याद आ रहा है आज का सवाल? हमने कम्युनिटी पे सवाल दिया था आज ये, तो पूरे राजस्थान में कितने बच्चों ने जवाब दिया देख लेना आप, जबकि परीक्षा में एक बार नहीं 3 बार आ चुका है। तो डोंट्स क्या है? सेल्फ कंसर्न्स है। डोंट्स अंतःकरण वाली बात है, अंतरात्मा वाली बात है।
ऐसे काम जिनको नहीं करना है, ऐसे काम जिनको हमारा अंतःकरण अलाउ नहीं करता, हमारी सोल, हमारी आत्मा, रूह उनको नहीं मानती, वो सारे के सारे सेल्फ कॉन्शियस में हैं। और ऐसे काम जिनको हम करें एक आदर्श के रूप में, वो सारे ईगो आइडल में हैं। और ये दोनों किसके भाग हैं? सुपर ईगो के भाग हैं। इसलिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न, यह करो यह ना करो का संबंध किससे है? तो आप क्या बोलेंगे? सुपर ईगो से। लिखो इसको, लिखा इसने आपने, तो ऐसे लिख लो आप, डूज यह करो, डोंट्स यह ना करो, यह ना करो, और नीचे नोट करके लिख लो, इसके नीचे नोट करके लिखना, नोट यह करो यह ना करो, यह करो यह ना करो का संबंध सुपर ईगो से है। यह ना करो यह करो यह ना करो का संबंध सुपर ईगो से है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आ चुका है। यह करो यह ना करो का संबंध किससे है? सुपर ईगो से है। ठीक है, नहीं भूलोगे इस बात को? ओके। अब आखिरी बात सुपर ईगो की, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी गई है। इवन वो तो इतनी कंफ्यूजिंग थी कि क्या बताएं। अभी हम एक नई बुक लिख रहे हैं, है ना, अभी अगले वीक आ जाएगी, और वो बुक एक्चुअली लक्ष्य से आ रही है, वन लाइनर। मेरे साथी हैं, यहीं पे हैं, हाँ जेपी सर, तो वो मेरे साथ हैं उसमें। इसमें लक्की आहूजा नहीं है, मेरी और लक्की आहूजा की फर्स्ट ग्रेड की अलग से किताब है, वो आ रही है अभी अपडेट होके। सेकंड ग्रेड की अलग से आ रही है, पर लक्ष्य में हमारी दो किताबें आएंगी। एक तो एमसीक्यूज पे बढ़िया सी बुक आ रही है, और एक वन लाइनर जो लक्ष्य की आ रही है वो बहुत अच्छी है। उसमें भी सब कवर है, रीड कवर है। वन लाइनर उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो हमसे पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें सीधा सीधा कम पेज में ज्यादा मैटर है। और जो हमसे नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए फिर बाकी हमारी ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की डिटेल्ड जो बुक है लक्की आहूजा के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। और सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी एमसीक्यू, जो परीक्षा से पहले आपके लिए, आप लेना चाहें तो उनको ले सकते हैं, पर वैसे आप मेरी क्लास में अगर लेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन तो कुछ लेने की भी जरूरत नहीं है आपको। चलिए साहब, तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में आए, ये करो ये ना करो का संबंध किससे है? इड, ईगो, सुपर ईगो, तो क्या करोगे? सुपर ईगो। मैंने आज एक सवाल दिया था कम्युनिटी पे, मेरे चैनल पे, यहां से जाके उसका जवाब देना, और साथ में कमेंट भी करना कि सर हम आपके वो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, हम आपके वो ऐसा ही हैं, है ना, ऐसा लिखना उसमें, मैं देखूंगा। आखिरी बात, और आखिरी बात क्या है आपको याद है? इससे पहले वाले रीट में एक सवाल आया था, और वो था संतुलित व्यक्तित्व कौन सा होता है? ईगो, सुपर ईगो की, ईगो की इड, क्या होता है? सुने, लिखो, संतुलित व्यक्तित्व। ये कंफ्यूजिंग सा सवाल था दरअसल, और ये कंफ्यूजिंग है भी। फ्राइड ने दोनों बातें कही है। एक तो फ्राइड ने ये बोला है, आप सुन रहे हो ना, कि जिन लोगों में तीन चीजें होगी, एक तो ईगो, इड, एक ईगो, और एक तीसरा सुपर ईगो। तो फ्राइड ने बोला कि जिन लोगों में ईगो मजबूत हो, क्या ईगो मजबूत हो, अहम मजबूत हो, वो इड पे और सुपर ईगो दोनों पे कंट्रोल करता हो, ईगो, है ना, तो उनका व्यक्तित्व बैलेंस्ड होता है। लेकिन फ्राइड की लेटेस्ट फिर बाद की जो चीजें थी, उनमें उन्होंने ईगो स्ट्रेंथ करके एक टॉपिक जोड़ा था, जिसमें अभी उसने सवाल किया था, गया क्या वो बच्चा? उसने सवाल किया था कि सर ईगो को हम नेगेटिव भी तो लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो उसमें तो ईगो है यार, छोड़ो, मतलब वो खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो वो ईगो हो गया ना, तो वो नेगेटिव बात भी है। तो इसी बात पे उन्होंने ईगो स्ट्रेंथ लिखा था। तो सीटेट में मान लिया गया था कि साहब इसका आंसर दूसरा, और अपने यहां रीट में माना गया था आंसर दूसरा। फाइनली मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि राजस्थान में जो आंसर माना उसी को हम मानेंगे, है ना। हालांकि दोनों ही चीजें हैं अपनी जगह, भगवान ना करे कि दोनों ऑप्शन एक साथ आए। एक बार आ गया था, राजस्थान में आ गया था, तब ये गड़बड़ हुआ। क्या है वो बात? तो संतुलित व्यक्तित्व आपने लिखा, तो लिखें, फ्रॉइड के अनुसार संतुलित
व्यक्तित्व वह है, फ्रॉइड के इसको सही मानना आप अभी, है ना, उस चक्कर में नहीं पड़ना। फ्रॉइड के अनुसार संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें अहम ब्रैकेट में ईगो मजबूत हो, जिसमें अहम या ईगो मजबूत हो। हालांकि ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा क्या ऑप्शंस देते हैं, पर ये ऑप्शन मिले तो हमको इसके साथ जाना है। ईगो या अहम मजबूत हो, कैसे? नीचे लिखो, क्योंकि जब देखो इसको समझो पहले आप, अभी यहां पे देखो, ईगो मजबूत होने का मतलब क्या हुआ? ईगो किस पे हावी? बोलो, इड पे, केवल इड पे। ईगो मजबूत का मतलब ईगो, इड और सुपर ईगो दोनों पे हावी। लेकिन दूसरी स्थितियां क्या हो सकती हैं जब ईगो मजबूत ना हो, ईगो कमजोर हो? तो क्या हो सकता है? दो स्थितियां हो सकती हैं, बोर्ड पे देखो। एक स्थिति वो है जिसमें इड भारी हो सुपर ईगो पर। बात समझ रहे हो आप? एक स्थिति वो हो सकती है जिसमें व्यक्ति में इड ज्यादा पावरफुल हो और सुपर ईगो को दबा दे, और एक स्थिति वो हो सकती है जिसमें, बोलिए, सुपर ईगो किसको दबा दे? बोलो, किसको? ये तो बात समझ रहे हैं, इड को, ना कि ईगो को। समझना बात को, क्योंकि ईगो को तो दोनों स्थितियों में दबाया जा रहा है, ईगो मजबूत है ही नहीं। ये एग्जाम्पल दोनों किसके हैं? जब अहम या ईगो कमजोर हो। बात समझ रहे हो मेरी? जब ईगो मजबूत है तब तो संतुलित व्यक्तित्व हो गया, पर जब ईगो कमजोर हो, मतलब या तो इड भारी है या सुपर ईगो भारी है। अब इसमें आप देखो, बोर्ड पे आया हुआ प्रश्न है परीक्षा में, जब इड भारी हो सुपर ईगो पे, तो फिर इंसान कैसा हो सकता है? इड में क्या था? वो इच्छाएं, आकांक्षाएं, है ना, अनैतिक वाली, सेक्स वाली। तो इड भारी हो गई, सुपर ईगो में दूसरों को खुशियां देने के लिए खुद तपस्या, ब्रह्मचर्य सब। तो बोलिए, इड जहां हावी हो जाए वहां व्यक्ति क्या करेगा? वहां व्यक्ति अपनी बायोलॉजिकल और दूसरी जो नीड्स हैं उनकी पूर्ति के लिए लोगों को तहस नहस कर देगा। बोले, कर देगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बन जाएगा अपराधी। क्या बन जाएगा? अपराधी बन जाएगा, आक्रामक बन जाएगा, असामाजिक बन जाएगा। बोलिए, बन जाएगा। दूसरी तरफ फ्राइड करेंगे सुपर ईगो जहां हावी हो जाए, मतलब सुपर ईगो हावी होने का मतलब खुद की खुशियां इड में और दूसरों के लिए त्याग करना सुपर ईगो में। तो सुपर ईगो इड पर भारी पड़ जाए तो क्या होगा? व्यक्ति खुद की किसी भी आवश्यकता का ध्यान नहीं रखेगा। और आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो घर बार सब छोड़ देते हैं, और ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल फ्राइड उसके लिए सन्यासी नाम नहीं लेते, बल्कि वो कहते हैं व्यक्ति पागल हो जाता है, विक्षिप्तीकरण, विक्षिप्त बन जाता है। क्या बन जाता है? विक्षिप्त। तो क्या व्यक्ति का विक्षिप्त बन जाना संतुलित व्यक्तित्व है? नहीं है, यह खराब बात है। क्या व्यक्ति का अपराधी बन जाना, असामाजिक बन जाना अच्छी बात है? नहीं। तो ये दोनों बातें ही खराब है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आए, जो कि आ चुका है, और ऑप्शन क्या था कि मजबूत व्यक्तित्व वह है जिसमें, एक ऑप्शन इड सुपर ईगो पर हावी हो जाए, तो बोलिए क्या ये सही है? नहीं। दूसरा ऑप्शन सुपर ईगो इड पर हावी हो जाए, तो क्या ऑप्शन सही है? एक ऑप्शन में था इड और सुपर ईगो में संतुलन स्थापित हो जाए, तो क्या ये सही है? सही है। लेकिन इसी को दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं, मजबूत ईगो बन जाए। अब वहां गड़बड़ क्या हुई? वहां एक ऑप्शन में तो था इड और सुपर ईगो में संतुलन स्थापित हो जाए, और एक था मजबूत ईगो बन जाए। तो फिर कंफ्यूजन हुआ, एक आंसर माना गया। सीटेट में तो एक बार माना गया है इसको कि इड और सुपर ईगो में संतुलन हो जाए, और राजस्थान में माना गया है मजबूत अहम बन जाए। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, आप आ गई ना? तो ध्यान रखना परीक्षा में, इसलिए मैं एक ही लिखा रहा हूं, मैं वो ऑप्शन आपको नहीं लिखा रहा जिसमें इड और सुपर ईगो में संतुलन है। पर कभी ऐसा हो जाए, देखो समझना अगर है, रटना कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो कैसा भी सवाल पूछे आप जागो, आप कर सकते हो। बोले, कर सकते हो ना? तो ये बात समझ में आ गई आपको? क्या लिखा था आपने वहां पे? संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ईगो मजबूत हो, क्योंकि जब, अब आगे लिखिए, क्योंकि जब
जब इड सुपर ईगो पर, क्योंकि जब इड, या केवल ऐसा लिख दो आप, क्योंकि जब इड हावी हो जाए, क्योंकि जब इड हावी हो जाए तो व्यक्ति असामाजिक, क्योंकि जब इड हावी हो जाए तो व्यक्ति असामाजिक अथवा अपराधी बन जाता है। इड हावी हो जाए तो व्यक्ति असामाजिक या अपराधी बन जाता है, और सुपर ईगो, याद रखना, सुपर ईगो हावी हो जाए, सुपर ईगो हावी हो जाए तो व्यक्ति विक्षिप्तीकरण में चला जाता है। पागल हो गया साहब, घर बार छोड़ दिया, पागल हो गया है, तो पौधे लगाता घूम रहा है, तो व्यक्ति विक्षिप्तीकरण में चला जाता है। बात समझ में आई बच्चों? गलती नहीं करोगे? सॉरी, ओहो, आवाज में फर्क पड़ता है। थैंक यू। ओके, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना सबको? लिखा कि नहीं लिखा? उनको उठाओ मैडम को। इसके बाद आप ये लिख लो, इसके बाद ये लिख लो नीचे, और आपको पता है हम हमारी क्लासेस में, हमारे ऐप पे हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं, उनमें बहुत मजा आता है, और वो लाइव ही होते हैं। अभी मैंने थोड़ा गैप इसलिए दिया कि मैं इंतजार कर रहा था कि कब आ पाओ तब देंगे। अब आप थोड़े तो आ ही चुके हो, तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। लेकिन जो एकदम नए बच्चे आज ही आए हैं, वो पियाजे के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप जो मेरे से कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, उनका तो कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और हम जो भी सवाल लेते हैं वो सारे परीक्षा में आए हुए होते हैं, पता है ना आपको। तो इड सुपर ईगो पे हावी तो अपराधी, सुपर ईगो इड पर हावी तो विक्षिप्त बन जाता है। ओके, चलिए बिठा दूं? हो गया? सबने लिखा? ओके, अब हम पढ़ रहे थे मनोविश्लेषण। क्या पढ़ रहे थे? अभी पढ़ ही रहे हैं। पहली बात हमने आपको बताई थी, जो मैंने स्कूल्स में भी आपको बता दी थी, याद होगा। अगर साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषण किसने दिया पूछे तो क्या बोलेंगे? सिगमंड फ्राइड। मनोविज्ञान का प्रथम बल पूछे तो कौन सा? मनोविश्लेषण। लेकिन अगर आपको एनालिटिकल साइकोलॉजी पूछ लें तो कार्ल जुंग। बोलिए क्या? अगर आपको विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान पूछ लें तो कार्ल जुंग। देख थोड़ा सा फर्क है, मनोविश्लेषण पूछे तो फ्राइड, और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान पूछे तो कार्ल जुंग। हमने आपको नियो फ्राइडियन बताया था, याद है ना, पहले दिन। ओके, इसी तरह से अल्फ्रेड एडलर, केरन हार्नी, इनकी भी हमने आपको स्कूल्स के बारे में तमाम बातें बताई हैं, वापस भी बताऊंगा जब इनका जिक्र आएगा तब। एक बार मैं बता चुका हूं सबको एकदम क्लियर। अब फ्राइड की जो चीजें हैं, मनोविश्लेषण की जो चीजें हैं, वो तीन है। एक तो है आपका इड ईगो सुपर ईगो, इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर या डायनेमिक मॉडल। इसके दो नाम है, एक तो पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर, किसका बोलो? पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर मतलब व्यक्तित्व की संरचना। किसकी संरचना? ये पर्सनैलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे हम, उसमें वापस भी आएगा। साइकोलॉजी में पूरी चीजें मैं आपको बता चुका ना, स्पाइरली बताऊंगा आपको सारी चीजें, जब वापस आएंगे तो आप एक झटके में करोगे। और दूसरा डायनेमिक मॉडल को हिंदी में बोलते हैं गत्यात्मक मॉडल। क्या बोलते हैं? और दूसरा आएगा अभी स्थलाकृति मॉडल। कौन सा? जिसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टोपोग्राफिकल मॉडल। क्या बोलेंगे? टोपोग्राफिकल मॉडल। और इसमें हम